इसके पहले हमने एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन बेस्ड इम्प्यूरिटी मेजर्स देखे, और वो इम्प्यूरिटी मेजर्स कौन कौन से एल्गोरिदम में यूज होते हैं, ID3 और C4.5। और कार्ट एल्गोरिदम ऐसा एल्गोरिदम है जिसमें कि हम लोग गिनी इंडेक्स का उपयोग करते हैं। तो इस कार्ट एल्गोरिदम को हम लोग कैसे स्प्लिट करेंगे, मतलब उस डिसीजन ट्री को कार्ट के द्वारा कैसे स्प्लिट करेंगे, ये हम एक उदाहरण लेंगे जो हमने पहले देखा हुआ है, जो हम पहले देख चुके हैं, प्लेइंग दी फुटबॉल, जिसमें कि हमारे पास में टोटल 14 रिकॉर्ड्स है, और उस 14 रिकॉर्ड में से हमारे पास में 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी अवर डिसीजन नोड, फाइनल नोड। तो अब हमें देखना है कि जो आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है उस वेरिएबल में से हमें रूट नोड ढूंढना है। रूट नोड आपका कौन सा रहेगा ये देखना है। तो यहाँ कार्ट एल्गोरिदम में केवल आपको प्रोसीजर वही रहेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको गिनी इम्प्यूरिटी का उपयोग करना है। गिनी इम्प्यूरिटी का फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था। तो ये है आपका एक गिनी इम्प्यूरिटी 1 माइनस समेशन ऑफ आई पी आई स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ ये जो पी आई है वो आपकी प्रोबेबिलिटी बताती है, उस डेटा सेट की, उस सैंपल्स की प्रोबेबिलिटी बता रही है। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके देखेंगे। आपको अभी जो रिसेंट में हमने 14 रिकॉर्ड वाला टेबल देखा है, जिसमें कि आपके पास आउटलुक वेरिएबल है जिसमें वैल्यूज उसकी सनी, ओवरकास्ट और रेनी है, और एस और नो के वैल्यूज भी उसमें दिए हैं, ठीक है। और टोटल आपके रिकॉर्ड्स 14 है। अब ऐसे इसमें हमें गिनी इम्प्यूरिटी को ढूंढना है। तो गिनी इम्प्यूरिटी को ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, तो जो आपका डेटा सेट है, मेन डेटा सेट, उसे हम लोग एस बोल चुके हैं, ठीक है। जैसे हमने एंट्रोपी ऑफ एस निकाली, तो हमने क्या निकाला, यस और नो की, मतलब वेदर टू प्ले द टेनिस और नॉट, उसकी हमने निकाली। तो उसमें हमने देखा कि भैया आपका एस है 9 टाइम्स है और नो आपका 5 टाइम्स है, ठीक है। इसमें गिनी ऑफ एस, गिनी ऑफ एंटायर सैंपल स्पेस हमें निकालनी है, वो हम इस प्रकार निकालेंगे। गिनी ऑफ एस एंटायर सैंपल स्पेस, जिसमें कि आपके पास एस 9 टाइम्स है और नो आपके पास में 5 टाइम्स है, और आपके पास टोटल सैंपल्स कितने हैं, 40। अब गिनी ऑफ एस क्या है, फॉर्मूला जो बोल रहा है 1 माइनस समेशन ऑफ पी आई स्क्वायर। अब पी आई स्क्वायर ये माइनस, और आपका पहला सैंपल 9/14, ये होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और उसके बाद में प्लस 5/14 होल स्क्वायर। इज दैट सिंपल। ये आपका गिनी इंडेक्स, ये गिनी इंडेक्स आपका बन गया एन एस का, मतलब एंटायर डेटा सेट का गिनी इंडेक्स। और आपका जो गिनी इंडेक्स है कैलकुलेशन के बाद में 0.45, जो कि मैंने यहाँ रेडीमेड दिया है, आपको कैलकुलेट करके देखना है। अब आपको नेक्स्ट स्टेप में, ये एंटायर डेटा सेट का हो गया, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, फिर से आउटलुक लेना है, कोई भी एक वेरिएबल लो, कोई भी आउटलुक से हमने शुरुआत की है। आप चाहे टेम्परेचर ले लो, पहले विंड ले लो, ठीक है, और कुछ भी, ह्यूमिडिटी भी ले सकते हैं। हमने आउटलुक से शुरुआत की। आउटलुक में इस प्रकार से डेटा है, हाँ रितिका। अब सनी, ओवरकास्ट और रेनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है अक्रॉस यस और नो, वो इस प्रकार से दिया हुआ है। अब ये जो हमने सब टेबल बनाया उसका, उस सब टेबल के भी हमें गिनी इम्प्यूरिटी ढूंढनी है। ये जो गिनी इम्प्यूरिटी थी वो एंटायर टेबल की थी, ठीक। अब हमें आउटलुक के रिस्पेक्ट में ढूंढना है, और आउटलुक के रिस्पेक्ट में जब हम लोग ढूंढेंगे तो हमारी जो गिनी इम्प्यूरिटी है वो आएगी आपकी एस कॉमा आउटलुक। जैसे कि हमने एंट्रोपी में किया है वही सेम प्रोसीजर है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला डिफरेंट है। गिनी एस कॉमा आउटलुक, गिनी एस कॉमा आउटलुक जब हम लोग निकालेंगे तो 5/14 गिनी 3,2 कैसे आया, यस यस यस। तो एस का जो है आपका
5/14 है और गिनी 3,2। वैसे ही 4/14 गिनी 4,0, 5/14 गिनी 2,3। ये 5/14, 4/14, अगेन 5/14 कैसे आ गया है ये आपको टेबल से समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर 5 है, टोटल सैंपल्स आपके 5/14, ये यहाँ 4 है तो 4/14 और फिर से 5 है 4/14। और हम जो गिनी इम्प्यूरिटी निकाल रहे हैं वो आपकी गिनी इम्प्यूरिटी कैसी है आपकी, ये गिनी 3,2। गिनी 3,2 मतलब आपको यहाँ पर ये फर्स्ट इसकी, जैसे यहाँ पे गिनी 3,2, इस सैंपल जो डिस्ट्रीब्यूशन है उस हिसाब से हमें गिनी इम्प्यूरिटी को मेजर करना है। अब आप यहाँ देखो कैसे कैलकुलेशन किया, 3,2 का जो कैलकुलेशन है वो हमने किस प्रकार से किया कि 3,2 में टोटल सैंपल 5 है तो 3/5 होल स्क्वायर, 2/5 होल स्क्वायर, ठीक है, इज दैट सिंपल। वैसे ही यहाँ पर 4/14 मल्टीप्लाइड बाय 0 तो एंटायर 0 हो जाएगा। वैसे 5/14 1 माइनस, देखो गिनी इंडेक्स में 1 माइनस 2/5 होल स्क्वायर माइनस 3/5 होल स्क्वायर, ठीक है, आ रही बात ध्यान में। और यहाँ जब हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 0.34 ये आपकी गिनी इंडेक्स आ गई, ठीक है। ये 0.34 आने के बाद हम यहाँ पर गिनी गेन निकालेंगे। गिनी गेन, जैसे हमने इंफॉर्मेशन गेन निकाला है वैसे हमें गिनी गेन निकालना है। गिनी गेन का हम कैसे निकालेंगे एस और आउटलुक का, तो इट इज एंटायर डेटा सेट का गिनी इंडेक्स, हाँ, और माइनस उसके सबसेट का जो कि हमने आउटलुक के रिस्पेक्ट में लिया है। तो हमारा वो कितना आया था आप देख सकते हैं, एंटायर डेटा सेट का 0.4591 और हमारा सबसेट का आया था 0.342। तो इसके गिनी गेन हमने निकाला 0.117। सेम प्रोसीजर जैसे हमने आउटलुक के लिए किया है वैसे हमने टेम्परेचर के लिए करना है, ह्यूमिडिटी के लिए और विंडी या वाइन के लिए करना है। तो जो इस प्रकार से गिनी यहाँ पर जो गेन आया है उस गेन में हमें देखना है कि भैया सबसे ज्यादा गेन किसका है। आ रही बात ध्यान में, द हाईएस्ट गिनी गेन जिसका है उसे हम लोग स्प्लिटिंग पॉइंट बनाएंगे या रूट नोड बनाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0.117, 0.01, 0.09, 0.03, तो आउटलुक का गिनी गेन सबसे ज्यादा है। तो हम लोग वैसे ही सेम प्रोसीजर वैसे ही करेंगे और उसे रूट नोड बनाएंगे और फिर से उसको स्प्लिट करेंगे, ये सेम प्रोसीजर, ठीक है। तो ये मैं बात ये फिर से नहीं बताऊंगी, इसे आपको खुद कंप्लीट करना है। जैसे हमने एंट्रोपी के लिए पूरा कंप्लीट किया था, ट्री वही आएगा, ट्री गड़बड़ नहीं होगा, बट आपके जो कैलकुलेशंस है वो आपके गिनी इंडेक्स के थ्रू होने चाहिए। तो यहाँ पर ये कार्ड एल्गोरिदम द्वारा अगर हमें डिसीजन ट्री बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं कि गिनी इंडेक्स, गिनी इम्प्यूरिटी मेजर यूज करेंगे और उसे रूट नोड से लेके तो डिसीजन पॉइंट्स मतलब एंड नोड तक स्प्लिट करेंगे और हम लोग उसका एक डिसीजन ट्री बनाकर दिखाएंगे। ये सिंपल सा प्रोसीजर है। और अब देखो यहाँ पर जो एडवांटेजेस और कुछ डिसएडवांटेजेस यहाँ पर डिसीजन ट्री के हैं कि ये इंटरप्रिटेबल है, बहुत ही इजीली इंटरप्रेट होता है, मतलब जो नेविगेट कर सकते हो आप, ह्यूमिडिटी है तो क्या करना है, और मान लो कि आपका विंडी है तो क्या करना है, बहुत आराम से इंटरप्रेट होता है कहाँ जाना है, क्योंकि इट इज एज गुड एज वेरी डिसीजन ट्री में जैसे ग्रिडी चीज होती है, ग्रिडी एल्गोरिदम के कॉन्सेप्ट है, साइकोलॉजी के कॉन्सेप्ट है, तो ये इंटरप्रिटेबल है। और डेटा प्री प्रोसेसिंग भी कंपैरेटिवली कम होता है क्योंकि आपका जो डेटा है वो डेटा इस प्रकार से है कि एक तो आपका जिसे बोलते हैं कि कैटेगोरी है, कैटेगोरिकल डेटा। जैसे देखो ह्यूमिडिटी यस और नो,
प्ले यस और नो। ह्यूमिडिटी में 3 कंडीशन है, ओवरकास्ट है, रेन है। आपका कोई कंटिन्यूअस यहाँ पर डेटा नहीं है। कंटिन्यूअस डेटा है क्या? नहीं है। आपका कैटेगोरिकल डेटा है, कैटेगरी में उसको बांट सकते हैं आप। उसके बाद में लो लेटेंसी एप्लीकेशंस के लिए वो यूजफुल है, मतलब जहां पर बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। मान लो कि बहुत ज्यादा डेटा है तो आपका आपके रिकॉर्ड्स भी बहुत ज्यादा होंगे, उसके फीचर्स, उसके एट्रीब्यूट ज्यादा होंगे, तो देखो कैसे बनेगा और डिसीजन बहुत फैला फैला सा, और उसकी डेप्थ भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। और कभी कभी ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं अटक भी जाए करना क्या है। और ये भी हो सकता है कहीं ह्यूरिस्टिक्स वे में जाके कहीं ऐसी जगह अटक जाए कि जहां पर डिसीजन फाइनली रॉन्ग। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम एक्यूरेसी की जब बात करते हैं तो हम 100% एक्यूरेसी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स में नहीं दे सकते। और डिसएडवांटेजेस है, जैसे कि देखो मैंने पहले भी बता दिया था कि ओवरफिटिंग प्रॉब्लम उसमें होता है, और ओवरफिटिंग प्रॉब्लम को अगर कम करना है तो सॉल्यूशन इज प्रूनिंग। यस, सॉल्यूशन विल बी द प्रूनिंग सॉल्यूशन। तो अब यहाँ देखो आप, यहाँ पे एंट्रोपी वर्सेस गिनी को बताया है। कार्ट में क्या है, गिनी इम्प्यूरिटी हम यूज करते हैं, और ID3 में हम लोग इंफॉर्मेशन गेन या एंड एंट्रोपी को यूज करते हैं। दैट्स क्लियर। अब इस गिनी इंडेक्स और एंट्रोपी को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे तो यहाँ ये जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी लाइज इन बिटवीन 1 and 0। ठीक है, 1 और देखो यहाँ 1 और 0 के बीच में एंट्रोपी लाई करती है। मतलब आपकी एंट्रोपी 0 है, इसका मतलब क्या है कि आपका डेटा प्योर है, समझ लीजिए, या उसको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे एंट्रोपी मोर देन 0 हो जाएगी तो वहां आपको स्प्लिट करने की जरूरत है। अगली बात ध्यान में, 0 अगर है तो आपका आपकी एंट्रोपी एंट्रोपी 0 है तो आपको स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपकी एंट्रोपी 0 से ज्यादा है तो आपको स्प्लिट करने की जरूरत है। वैसे ही आपकी जो गिनी इंडेक्स है, इट लाइज बिटवीन 0 to 0.5। हमारा जो गिनी इंडेक्स है वो हमेशा 0 to 0.5 के बीच में रहता है। तो वही चीज है, 0 है तो यहाँ आपको स्प्लिट नहीं करना है, जैसे जैसे वो बढ़ जाता है वैसे वैसे आपको स्प्लिटिंग पॉइंट्स आपको ढूंढने पड़ेंगे। तो ये एक कंपैरेटिव है। और मुझे ऐसे लगता है ना, क्रॉस वैलिडेशन के बारे में मैंने आपको उस दिन बता दिया था, वो जो क्लास थी हमारी क्रॉस वैलिडेशन। यहाँ पे एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं सिंगल मॉडल क्रॉस वैलिडेशन के बारे में। मैंने सिंगल मॉडल क्रॉस वैलिडेशन में बताया था कि के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। जैसे वैलिडेशन का मतलब क्या है कि आपको मॉडल को वैलिडेट करना है कि भैया वो सही में काम कर रहा है नहीं कर रहा है। मान लो डिसीजन ट्री बना रहे हैं तो डिसीजन ट्री को आपको वैलिडेट तो करना पड़ेगा ना कि वो सही में डिसीजन ट्री कार्ड के द्वारा या ID3 के द्वारा आपको प्रॉपर डिसीजन तक ले जा रहा है या नहीं। इसको वैलिडेट करना पड़ेगा। आपने मॉडल बना लिया मशीन लर्निंग का, डेटा इकट्ठा कर लिया, कोड लिख लिया, और आप क्या करने वाले अभी, आप जब सुपरवाइज लर्निंग की बात करते हैं तो डिसीजन ट्री एक एल्गोरिथम है सुपरवाइज का। ठीक, अब ये जो डिसीजन ट्री है, उस डिसीजन ट्री में ये बात है कि उसमें ट्रेनिंग सैंपल्स होने चाहिए और टेस्टिंग सैंपल्स भी होने चाहिए। ठीक है, तो आप मान लो आपके पास में 5,000 सैंपल्स है, तो 5,000 टोटल सैंपल्स मतलब डेटा है। उस डेटा को आपको क्या करना है कि ट्रेनिंग सैंपल्स कुछ बनाने हैं और कुछ टेस्टिंग सैंपल्स बनाने हैं। तो जो ट्रेनिंग सैंपल पर काम कर सकता है वो टेस्टिंग सैंपल पर भी काम करना चाहिए। तो ये कैसे डिसाइड करेंगे आप, वैलिडेट करके, क्रॉस वैलिडेशन करके। तो क्रॉस वैलिडेशन का मैंने बताया था, अगर आपको याद होगा तो तो ये हाँ हाँ, तो
क्रॉस वैलिडेशन में सिंगल मॉडल क्रॉस वैलिडेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो देखो यहाँ पर जो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन है उसमें क्या करते हैं हम लोग कि इक्वल, जब ट्रेनिंग डेटा जो होता है या टेस्टिंग डेटा होता है, जो मतलब टोटल डेटा जिसे बोलेंगे हम लोग, उस टोटल डेटा को हम लोग टेस्ट डेटा और ट्रेनिंग डेटा में बांटते हैं। तो ये जो जब बांटते हैं तो वो किस तरीके से बांटते हैं कि देखो इटरेशन 1 में लेट अस सपोज ये जो है ये 70% या लेट अस सपोज आपका 75% डेटा है वो ट्रेनिंग डेटा है और हम 25% डेटा टेस्टिंग के लिए रखते हैं। फिर वही इटरेशन, फिर से वही प्रोसेस करते हम लोग, डेटा चेंज करते मतलब उसके नेक्स्ट जो है वो आपका 25% ही, पर उसके नेक्स्ट डेटा आपका टेस्टिंग डेटा होगा और बाकी का ट्रेनिंग डेटा। तो इस तरीके से हम लोग इटरेशन करते। देखो चित्र में दिखाए गए अनुसार आप देख सकते हैं कि जो इटरेशन 4 तक का हम डेटा ले सकते हैं और इसे हम लोग अब टेस्ट डेटा पर अगर वो हर बार काम करता है इसका मतलब मॉडल आपका वैलिडेट है, आपका मॉडल अच्छे से काम कर रहा है। अगर मॉडल वैलिडेट नहीं होता इसका मतलब क्या है, आपका मॉडल गलत है, आपने उसे ठीक से ट्रेनिंग नहीं दिया है। तो ट्रेनिंग देना और उसके बाद में टेस्टिंग डेटा से उसको टेस्ट करना, हम इसे बोलते हैं क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, तो यूजुअली क्या होता है कि यहाँ पर क्रॉस वैलिडेशन में 10 इटरेशंस की मान्यता है, मतलब 10 इटरेशंस तक हम लोग कई बार उस क्रॉस वैलिडेशन को करते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है 10 fold क्रॉस वैलिडेशन इज कॉमनली इन प्रैक्टिस। तो ये जो क्रॉस वैलिडेशन है, ये वैलिडेशन मशीन लर्निंग मॉडल्स को वैलिडेट करने की प्रक्रिया है कि मशीन लर्निंग मॉडल आपका ठीक से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, वो ट्रेनिंग पर काम कर रहा है और टेस्टिंग पर नहीं कर रहा है, तो ये भी ठीक नहीं है। और वो अगर टेस्टिंग पर उसने काम कर लिया और ट्रेनिंग पर भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, पर अच्छे से नहीं कर, वो भी ठीक नहीं है। उसने ऑप्टिमल परफॉर्मेंस देना चाहिए, ट्रेनिंग पर भी उसने अच्छा काम करना चाहिए। इस वजह से हम लोग क्रॉस वैलिडेशन करते हैं। तो सुपरवाइज्ड में हम लोगों को क्रॉस वैलिडेशन की जरूरत पड़ती है।